इधर की साइड भी और नीचे की साइड भी लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 3/4 टाइम्स, ये हो जाएगा दैट इज 3/4 टाइम्स AST पॉजिटिव ऑफ रेस्पेक्टिव स्पान। तो ये हमारे पास कौन से कॉर्नर के लिए, दिस इज द कॉर्नर 1, दिस इज द कॉर्नर 1। अब कॉर्नर 2 और 3 के लिए अगर मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉर्नर 2 और कोमा 3 के लिए ये सब सेम रहेगा, बट इस वाले के अंदर जो स्टील होगा वो इसका आधा होगा। तो दिस इज द 3/8 इंटू AST पॉजिटिव। कॉर्नर नंबर 4 की अगर हम बात करें, कॉर्नर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, कॉर्नर नंबर 4 के अंदर जो है यहाँ पे किसी भी तरह का नो टॉर्सन रेनफोर्समेंट। व्हाई? बिकॉज all side are continuous। तो अगर जहां पे सारी एजेस कंटिन्यूअस होती हैं वहां पे टॉर्सन रेनफोर्समेंट नहीं दिया जाता है। क्लियर हो गया? सो दिस इज द टॉर्सन रेनफोर्समेंट। एग्जाम में जो डेटा फ्रीक्वेंटली पूछा गया है AN के लिए, JN में नहीं आया है, बट आ सकता है, जरूरी नहीं है। SSC में जरूर ये पूछा गया कि ये टॉर्सन रेनफोर्समेंट दिया कहाँ जाता है, कॉर्नर पे देते हैं। और क्या न्यूट्रल एक्सिस पे देते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं। कहाँ देते हैं? टॉप और बॉटम पे, दोनों डायरेक्शन में, X और Y दोनों डायरेक्शन में। तो मैंने टॉप और बॉटम ही क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो 4 लेयर में से 2 लेयर टॉप पे होगी, 2 लेयर बॉटम पे होगी, न्यूट्रल एक्सिस पे बिल्कुल नहीं होगी। वी कैन सी दिस वन। अगर चारों एजेस कंटिन्यूअस है, चारों एजेस अगर कंटिन्यूअस है या सिंपल सपोर्ट है, नो टॉर्सन विल अकर। टॉर्सन के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट वन साइड और एज मस्ट बी डिसकंटिन्यूअस, एटलीस्ट वन साइड और एज। If it is, then we can say the torsion reinforcement will be provide, may be provide if it is required then। तो ये हम लोग देते हैं। तो टॉर्सन में लिखिए, उसके बाद में ये आपको लिख लेना है। टॉर्सन में लिखिए पहला पॉइंट लिखिए इसके अंदर, टॉर्सन रेनफोर्समेंट shall be provided, torsion reinforcement shall be provided, torsion reinforcement shall be provided at any corner, shall be provided at any corner, at any corner, at any corner where at least one side or edges are, where at least one side or edges are discontinuous or restrained, discontinuous or restrained, discontinuous or restrained। next point, support is, if at any support, next one लिखिए, if at any support all edges are continuous, if at any support all edges are continuous or any corner is simple supported, any corner is simple supported, or any corner is simple supported, then no torsion reinforcement will provide, no torsion reinforcement will be provide। तीसरा पॉइंट मैं लिखवा ही देता हूं क्योंकि ये JN में 1-2 बार आ रखा है ना। हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा, बट लिख ही लो, ज्यादा बढ़िया है। टॉर्सन रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड इन, टॉर्सन रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड इन
मेश रेनफोर्समेंट, MESH, ये मेश होता है, जाल जिसको हम लोग बोलते हैं। आर प्रोवाइडेड इन मेश रेनफोर्समेंट एट टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्लेब, एट टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्लेब। टॉप और बॉटम पे हम लोग देते हैं, न्यूट्रल पे या बीच में कहीं नहीं दिया जाता है। और उसके बाद में ये सारा लिख लो जो लिखा गया है। और डाउट जिसको पूछते रहे, ये लेयर 1 और लेयर 2 एक ही मेश का पार्ट है या अलग अलग मेश है? अर्जित, अलग अलग मेश है। इसको साइड पर गाला बोलते हैं, जो ऑल 4 साइड से मेश होता है, बीच में नहीं होता है। बिल्कुल सही है प्रवीण, ये गाला बोलते नहीं बोलते वो नहीं पता, बट मेश जरूर बोलते हैं। राजन, आप बहुत सारे कंटेंट करवा दिए स्लेब में, बट इससे प्री में क्वेश्चन कैसे आस्क करेंगे प्री एग्जाम में, ये आइडिया भी दीजिए। बेटा जी, जो चीज लिखवा रहा हूँ ये JEN का ही है, मैं ऐसा कोई कंटेंट नहीं करवा रहा जो यूपीएससी या ESC के लिए जो डिमांड कर रहा हूँ। देयर आर मच मोर थिंग टू एक्सप्लेन हियर, व्हाई दिस इज द वन, व्हाई दिस, व्हाई इट इज द लेस एंडिंग, तो वो उसके लिए है। ये सारे चीजें JEN में पूछी गई हैं। और SSC JEE जब से ऑनलाइन हुआ है तब से क्वेश्चन के अंदर वैरायटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ये आपको पता होना चाहिए। मैं ओनली फैक्ट या इंफॉर्मेटिव चीजें दे रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। अब जैसे अभी मैंने बोला कि टॉर्सन एनफोर्समेंट कहाँ देते हैं, तो वे डिसकंटिन्यूअस एज पे या रेस्टेंट कॉर्नर पे। कहाँ नहीं देते हैं, कंटिन्यूअस एज पे और सिंपल सपोर्ट पे। ये JEN में 2 बार प्रॉब्लम आया हुआ है। किस फॉर्म में दिया जाता है, तो मेश फॉर्म में दिया जाता है। साइज ऑफ मेश क्या है, LX/5, LX/5, ठीक है। और कितनी लेयर में देते हैं, 4 लेयर में, 2 टॉप पे 2 बॉटम पे। तो एक लेयर ये हो जाएगी, एक लेयर ये हो जाएगी। ये पूरा का पूरा 2 लेयर, 2 जाल का एक सेट बन गया, नीचे 2 जाल का एक सेट बन जाएगा, ठीक है। ये सारे आते हैं। सर ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको पहले बोल चुका हूं, टॉर्सन रेनफोर्समेंट एंड शियर रेनफोर्समेंट आर एडिशनल रेनफोर्समेंट, ये अलग से। अच्छा, ये भी चीज पूछ ली गई कि विच रेनफोर्समेंट इज द एडिशनल रेनफोर्समेंट। तो शियर और टॉर्सन एडिशनल रेनफोर्समेंट होता है, अलग से लगाते हैं। कब? जब इफेक्ट ऑफ टॉर्सन एंड शियर इज कंसिडर इन द डिजाइन। तो जब आप शियर और टॉर्सन का इफेक्ट डिजाइन में कंसीडर करते हैं, देन ओनली आप जो है वो ये देंगे, अदरवाइज मेन रेनफोर्समेंट एनफ है शियर और टॉर्सन को कैरी करने के लिए। ये 9 पॉजिटिव क्या है पवन? सिंपली सपोर्ट में क्यों नहीं देंगे टॉर्सन रेनफोर्समेंट? संकेत, बेटा एक बात बताओ, मैंने टॉर्सन जब बताना शुरू किया था, थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जब आप कपड़े निचोड़ते हो तो कपड़े निचोड़ने के लिए या तो जैसे आपकी मम्मा ने आपको बचपन में बोला होगा कि बेटा, नॉर्मली गाँव में करते हैं, शहरों में तो भी नहीं करते हैं, क्या रहते हैं कि बेटा कपड़े को हाथ से पकड़ और फिर वो इधर से उसको रोटेट करती है, मतलब ट्विस्ट टॉर्क लगाती है, तो ट्विस्टिंग होता है। आप टाइटली पकड़ के होल्ड करते हो तो पानी निचोड़ जाता है। लेकिन चूंकि आप अभी छोटे हैं, मतलब बचपन में, तो आप मम्मा जैसे इसको रोटेट कर रही थी तो कपड़ा पूरा का पूरा घूम जाता है। तो जब ये रोटेशन यहाँ पे घूम रहा है, इसका मतलब ये रेस्टेंट नहीं हुआ, रेस्टेंट नहीं हुआ तो टॉर्सन नहीं आएगा। टॉर्सन आने के लिए आपको एंड को रेस्टेंट करना पड़ेगा, और रेस्टेंट कंडीशन सिंपली सपोर्ट में नहीं होती है। संकेत, कॉर्नर 2 और 3 में ज्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? एक साइड तो कंटिन्यूअस है ना, एक साइड तो कंटिन्यूअस है, तो दिखती सी बात है, जितना इसका है उसका आधा लगेगा यहाँ पे।
भाई एक साइड तो कंटिन्यूअस जा रही है ना, इसमें तो दोनों साइड डिसकंटिन्यूअस थी, तो ज्यादा स्टील चाहिए होगा क्योंकि दोनों साइड में है और दोनों का इफेक्ट एक साथ आ रहा है। हियर ओनली वन साइड इज डिसकंटिन्यूअस, अदर साइड इज कंटिन्यूअस, सो दैट जितना स्टील यहाँ लगाया जा रहा है उसका आधा लगेगा। ये एग्जाम में पूछी हुई चीज है एईएन में, किसी महाराष्ट्र के या कर्नाटका के, ये वैल्यू ही पूछ लिया कि भाई कॉलम जहाँ पे एक एज कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, इसमें स्टील विद रेस्पेक्ट टू द कॉर्नर विद रेस्पेक्ट टू द कॉलम दैट इज प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर, उसके रेस्पेक्ट में कितना होगा, तो हाफ होगा। आया हुआ क्वेश्चन में, पेपर में आ रखा है। टॉर्सन का पहला पॉइंट रिपीट कर दीजिए, पहले इसको लिख लो, जो इसमें डाउट है वो मैं बता रहा हूं और पहला पॉइंट मैं इसके बाद में बता दूंगा दोबारा, तो स्पीड रखिए लिखने का। तो कौन हो गया ये, निरुपम एंड पवन, आपका डाउट क्लियर हो गया। पवन राठौड़ एसटी पॉजिटिव रेस्पेक्टिव स्पान। बेटा यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3/4 इंटू एसटी पॉजिटिव रेस्पेक्टिव स्पान। कहने का है मतलब ये है कि आपने बोल तो दिया कि यहाँ पे स्टील लगाएंगे कितना, 3/4 यानी कि 75%। किसका, तो आपने इस स्लैब के लिए यहाँ पे जो स्टील दिया होगा ना, जिसके लिए हमने सारा कैलकुलेशन कर रखा है, ये वाला स्टील जो दिया है, कौन सा, ये वाला पूरा 100%, तो इसका 75%, इसका इसका 7 कहाँ गया, हाँ इसका 75% हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इधर, ये जो है लेयर 1 के अंदर, और इधर की साइड जो स्टील लग रहा है उसका 75% इस लेयर में लगेगा, ठीक है ना। तो दैट्स वन। अरे हाँ है, बहुत बढ़िया, ये इसको हटावा मान लेना। और कोई, टॉप और बॉटम पे आता है ना। ये बात भी खत्म हो गई। कितना स्टील देंगे, तो कॉर्नर पे जो कॉलम लगा होगा उसमें 3/4 देंगे, और बाकी जो साइड के जो कॉलम होंगे उसमें आधा देंगे उसका, बीच वाले कॉलम पे कुछ नहीं मिलेगा, बात खत्म। ये लो सारे याद हो गए। बस यही चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, डोंट पैनिक कि क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी सी बात है। पहली बार में लग रहा है क्योंकि हो सकता है पहली बार आप पढ़े हो, और ये मैं पहले बता दूं जेईएन के लिए अभी ये जरूरी हो गया है। अगर आप ऑफलाइन वाला पेपर देते 2016 से पहले का, तब ये स्लैब करवाने की जरूरत भी नहीं होती इतनी, ना तो 2 वे स्लैब के कुछ प्रोविजन लिखवाना होता, ना 1 वे स्लैब का डिटेलिंग करवानी होती है। ओनली बता दे 1 वे और 2 वे स्लैब क्या होता है, बस बात खत्म। डाया का बता दिया, 2-4 बातें बता दी, दैट्स ऑल। जब से ऑनलाइन हुए द सिलेबस बिकम वास्ट, सिलेबस लिखा वही है बट रेंज उसकी बढ़ा दी गई है, एंड वी डोंट हैव एनी चॉइस कि उसको मैटर कम कर दे, वो फिर आपके साथ खेलना हो जाएगा, वो हम कतई नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। तो ये जरूरी है, थोड़ा ध्यान रखिए। सो इसके बाद में 2 या 3 पेज छोड़ दीजिए ताकि आपका जो भी कुछ डाउट, नहीं 2 या 3 पेज के अभी तो और है इसमें।
अब इसके अलावा दोस्तों आपको जो है कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अब मैं जो चीज बता रहा हूं उसका प्रोविजन इवन ईएससी में नहीं आता है। जो चीज अब मैं आपको लिखवा रहा हूं वो ईएससी के ऑब्जेक्टिव में भी नहीं आता है, यानी कि सर्कुलर स्लेब आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, एक्सेप्ट जो है एसएससी जेईएन के अलावा। और इसमें जो भी चीज बता रहा हूं वो आपको सीधा सीधा याद रखना, ज्यादा कोशिश मत करना। ये जरूर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट माने सिंपल मैथमेटिक्स नहीं लगेगी इसमें, फिर चीजें बातें होगी काफी सारी। तो हम जो बात कर रहे हैं, देखिए अभी तक हमने जो बात करी, कहाँ गया डाइप पेपर, ये रहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जब मैंने सेंटर पे लोड लगाया तो ये ऐसे और इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो या तो एक्स में इफेक्ट होगा या वाई में इफेक्ट होगा, दैट इज द वन। लेकिन जब मैं सर्कुलर स्लेब की बात करता हूं ना, तो सर्कुलर स्लेब है, मान लो ये सर्कुलर स्लेब है, तो आप जैसे इसके अंदर लगाते हो तो ये कुछ ऐसे हो जाता है, ये पूरा का पूरा कोनिकल शेप में बन जाता है। और कोनिकल शेप में बनने की वजह से रेडियल डायरेक्शन में भी मोमेंट आता है और सर्कमफेरेंशियल भी मोमेंट आता है। रेडियली मोमेंट भी आता है और सर्कमफेरेंशियली मोमेंट भी आता है। तो ये दोनों मोमेंट की वजह से आपको स्टील देना पड़ता है, और ये सर्कुलर स्टील और रेडियल स्टील दोनों दिया जाता है। तो पॉइंट इज दैट कि हमें यहाँ पे रेडियल मोमेंट कितना होगा, सर्कमफेरेंशियल मोमेंट कितना होगा, उसका फॉर्मूला है, सीधा सीधा याद रखो, क्यों क्या कैसे, लिव इट, ठीक है। तो इसमें लिखिए सर्कुलर स्लेब के अंदर सर्कुलर स्लेब जो है इसमें लिखिए इन दिस रेडियल मोमेंट एंड सर्कमफेरेंशियल मोमेंट विल अकर। रेडियल मोमेंट जिसको मैं एम आर से डिनोट करता हूं, एंड सर्कमफेरेंशियल will occur, circumferential moment will occur सर्कमफेरेंशियल को एम थीटा से डिनोट कर लीजिए, इसको एम थीटा से डिनोट कर दीजिए। तो मैं सबसे पहले रेडियल मोमेंट की बात कर लेता हूं, कितना होता है ये हो जाएगा, दैट इज द रेडियल मोमेंट के लिए, यानी कि एम आर के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द स्लेब, सर्कुलर स्लेब, और इसमें भी वही 1 मीटर का स्ट्रिप कट करेंगे, एंड इट इज द वन जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा सपोर्ट में मान लेता हूँ, सिंपली सपोर्टेड। यूज ऑफ दिस स्लेब इज एट द, इसका यूज कहाँ होता है, वाटर टैंक जो रहती है उसकी टॉप फ्लोर और बॉटम फ्लोर, वहां पे सर्कुलर स्लेब होती है। या फिर हमने मॉल वगैरह या जो है किसी जो गुंबज वगैरह होता है उसका जो प्रोजेक्शन दे दिया उसके लिए होता है, ठीक है। या मेन हॉल के लिए जो है वहां पे जो सीवरेज लाइन होती है वहां पे हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका यूज वहां पे होता है। और इसमें अगर हम बेंडिंग मूवमेंट का जो है 1 मीटर का एक स्ट्रिप लिया हमने, दिस इज द 1 मीटर स्ट्रिप, ओके, एंड उसके लिए हमने ये सारा बना दिया। और इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हो जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस। इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से, लुक एट दिस, हियर इट इज। ये कौन सा है, रेडियल है ना, तो सर्कमफेरेंशियल बन गया। रेडियल का हो जाएगा कुछ ऐसे, लाइक दिस, है ना, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। चलिए तो ये लिख लीजिए फटाफट। दिस इज द ए वैल्यू, दिस इज द ए वैल्यू। तो एम आर हो जाएगा, दैट इज रेडियल मोमेंट एट एज, रेडियल मोमेंट। एम ई हो जाएगा, दैट इज एम आर ई,
यहाँ पे जो मोमेंट डेवलप होगा दैट इज द MRE एट द एज, और ये हो जाएगा MR8C एट द सेंटर, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दैट इज द MR8 एनी रेडियल डिस्टेंस R। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं MRE का मतलब होता है दैट इज रेडियल मोमेंट एट, ये हो जाएगा रेडियल मोमेंट एट एनी एज के ऊपर रेडियल मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो MRE फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दिस इज द 0। नाउ MRC तो ये हो जाएगा रेडियल मोमेंट एट सेंटर, रेडियल मोमेंट एट सेंटर, radial moment at center. So here is MRC is equal to that is the WA square by 16, WA square by 16 नहीं, ये हो जाएगा 3 by 16 WA square, ये हो जाएगा 3 by 16 WA square, एंड ये हो जाएगा MRR रेडियल मोमेंट एट एनी रेडियल मोमेंट एट एनी रेडियस R फ्रॉम सेंटर। So this value is MRR, that value is 3 by 16 WA square minus R square, A square minus R square. Note it down. It is the simply supported circular slab. This is the simply supported circular slab है, ये simply supported circular slab, और ये डेटा याद रखना ही रखना है, एग्जाम में 3-4 बार आ रखा है ना, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। राजन का कहना है AST पॉजिटिव का यूटिलाइजेशन आपने दिखाया है कॉर्नर पर, बट AST नेगेटिव का नहीं। हाँ, AST नेगेटिव क्या कहना चाह रहा है, AST पॉजिटिव का यूटिलाइजेशन आपने दिखाया है कॉर्नर पर, ठीक है, बट क्या बात करते हो यार राजन, हैं? मोमेंट की जगह रेडियल मोमेंट की जगह ये हो जाएगा सर्कमफेरेंशियल, ये हो जाएगा दैट इज CIRCUMFERENTIL सर्कमफेरेंशियल मोमेंट। दिस इज द m थीटा एंड दिस इज द m थीटा, ये सेम रहेगा। डायग्राम इसका जो है बदल जाएगा, ये डायग्राम बदल जाएगा और डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से लाइक दिस, सॉरी ये हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, MRE वाला जो वैल्यू रहेगा दैट इज द, ये चेंज हो जाएगा, ये
ये चेंज हो जाएगा, ये रेडियल की जगह ये सारा बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा दैट इज एम थीटा ई, और ये हो जाएगा दैट इज मोमेंट एट एस, और ये हो जाएगा एम थीटा ई का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा दैट इज डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 16, 2 बाई 16 डब्ल्यू ए स्क्वायर, 2 बाई 16 डब्ल्यू ए स्क्वायर। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ये क्या वैल्यू लिखे थे सेंटर पे सेम रहेगा, एम थीटा सी दैट वैल्यू इज द सेम। दैट वैल्यू इज द सेम, और ये हो जाएगा दैट इज रेडियल की जगह वैल्यू आ जाएगा एम थीटा आर फ्रॉम द सेंटर, एंड तो ये हो जाएगा एम थीटा आर, दिस इज द एम थीटा आर। Look at this, so that value is also the same. तो m थीटा आर हो जाएगा दैट इज द w बाई 16 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो दिस इज w बाई 16 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, नोट इट डाउन। सो यहाँ पे वैल्यू शो कर देना है आपको, हियर इट इज। ये आ जाएगा दोस्तों मेरे पास, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m थीटा c, दिस इज द m थीटा c, दिस इज द m थीटा e, नहीं r, m थीटा r, और ये हो जाएगा m थीटा e। नोट करिए। Sir, A is the center to extend fiber distance in circular slab। बिल्कुल सही। पॉजिटिव मोमेंट दैट इज इक्वल टू 2। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मैं डायरेक्टली फैक्ट लिखवा रहा हूं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। ठीक भी है जहां तक मुझे लगता है, ठीक है ना। तो ये सीधा सीधा आपको याद रख लेना है, राइट। तो ये भी एग्जाम में आ रखा है। तो मैक्सिमम नेगेटिव टू पॉजिटिव मोमेंट रेशियो सर्कुलर स्लैब के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो दैट वैल्यू इज द 2। लिखो चलिए। तो ये हो जाएगा किसके लिए, सर्कुलर स्लैब जो आपसे पूछी गई है।
नेक्स्ट हेडिंग लगाइए स्लेब के अंदर ही। नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज एक टाइप और है, दैट इज द रिब स्लेब, रिब स्लेब, दैट इज द रिब स्लेब, RIBBED, रिब स्लेब। रिब स्लेब क्या होता है तो उसका मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। लुक एट दिस। सो हियर इट इज। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। छोड़ो, दोबारा हाथ से बना लेते हैं ना, इससे बढ़िया था। बराबर लेवल पे मान लेना, इस पे ज्यादा फोकस मत करना, जो चीज हम सीख रहे हैं उस पे ज्यादा रहिएगा। दिस इज कॉल्ड द रिब स्लेब। ऐसा आपने देखा होगा, ये जो रहता है जनरली जहाँ पे मान लो मुझे मैरिज हॉल बनाना है या मुझे जो है स्लेब की थिकनेस ज्यादा नहीं दे सकता, स्पान बहुत ज्यादा है, तब उस केस में ये वाला पार्ट यूज करते हैं। और ये जो रहता है दैट इज द स्लेंडर वेब रहती है, ये बहुत ज्यादा गहराई की वेब रहती है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द रिब। और ये सिलेंडर होती है, बहुत ज्यादा क्या रहती है, सिलेंडर होती है, ठीक है ना। और इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है, इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है दैट इज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो रहता है, स्पेसिंग शुड नॉट मोर देन 1.5 मीटर। स्पेसिंग जो रहता है वो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज द डेप्थ, दिस इज द डेप्थ, डेप्थ। और डेप्थ ऑफ रिब जो हो जाएगा, डेप्थ ऑफ रिब जो रहता है दैट इज 1/3 से विड्थ ऑफ रिब जो रहता है, सॉरी डेप्थ नहीं, विड्थ ऑफ रिब जो रहेगा, विड्थ ऑफ रिब माने दिस इज द वन, ये क्या रहता है, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिब, विड्थ ऑफ द रिब। और ये विड्थ ऑफ रिब जो रहता है दैट इज विड्थ ऑफ रिब जो रहता है दैट इज WR कर देता हूं मैं, तो विड्थ ऑफ रिब हो जाएगा WR इज इक्वल टू 1/2 से 1/3 डेप्थ ऑफ रिब, 1/2 से 1/3 डेप्थ ऑफ रिब जो है, ये जो डेप्थ है उसका ये रहेगा विड्थ वैल्यू। मिनिमम थिकनेस जो रहती है, चलिए मिनिमम थिकनेस जो रहेगी रिब की वो क्या हो जाएगी, वो छोड़ो। अच्छा नॉमिनल कवर, इसमें नॉमिनल कवर जो दिया जाएगा दैट इज 20 mm। नॉमिनल कवर जो दिया जाएगा दैट इज द 20 mm। ये 20 mm का कवर दिया जाता है। मैक्सिमम बार डाया जो इसमें यूज करेंगे, मैक्सिमम बार डाया जो इसमें यूज किया जाएगा, बार डाया जो यूज होगा शुड नॉट मोर देन 22 mm, इससे ज्यादा का यूज नहीं होगा। और इसकी जो थिकनेस होगी, इसको टॉपिंग बोला जाता है, इसको टॉपिंग बोलते हैं। और इसकी जो थिकनेस होगी वो थिकनेस रहती है 5 से, यानी कि 50 mm से 100 mm के बीच में, 50 mm से 100 mm के बीच में वैल्यू रहती है, वैल्यू रहती है, ध्यान रखिएगा इसकी थिकनेस। और इस रिब के अंदर, इस रिब स्लेब के अंदर एट द एंड, अगर मैं एंड पे देखता हूं तो यहाँ पे स्पेंड्रल बीम लगा रहता है, दिस इज द वन। तो रिब स्लेब के एंड के अंदर जो बीम रहता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेंड्रल बीम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा SPANDRAL, स्पेंड्रल बीम। क्लियर है? चलिए, सो ये आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, नोट इट डाउन। और तो ज्यादा नहीं पूछा गया इसमें।
उसको लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। फ्लैट स्लैब क्या है उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक हम जितने भी स्लैब की बातें कर रहे थे, लुक एट दिस, दिस इज द स्लैब एंड दिस इज द स्लैब। जितने भी अभी तक हम लोग बातें कर रहे हैं उस स्लैब के अंदर क्या हो रहा है कि स्लैब जो है कॉलम पे रेस्ट जो करती है वो रेस्ट करती है थ्रू द बीम। ये बीम बना हुआ है और ये जो बीम होती है वो कॉलम पे लगी होती है, ये कॉलम से जुड़ी रहती है। लुक एट दिस, ये इट इज, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा जो है ये पार्ट बना हुआ था, राइट, ये ऐसा कुछ है, राइट। तो ये स्लैब के बारे में अभी हम 1 वे 2 वे स्लैब को लेके सारा बात कर चुके हैं, है ना। और अगर मैं बीम की जगह रिब कर देता हूं, बीम की जगह अगर मैं रिब कर दूंगा तो ये रिब स्लैब हो जाएगा, दैट्स वन, नॉट अ बिग इश्यू। नाउ द पॉइंट इज दैट कि अगर हम स्लैब को विदाउट बीम नहीं लगा रहे हैं, सीधा कॉलम के साथ सीधा कॉलम के साथ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, मतलब स्लैब डायरेक्टली कॉलम पे रेस्ट अगर कर रही है विदाउट एनी बीम, then it is known as the flat slab. Again repeat कर देता हूँ, it is the kind of the slab which is monolithically constructed with the column without beam, then it is known as the flat slab. Right है? तो पहला पॉइंट लिखिए इसके अंदर, it is slab which is monolithically built with the column, monolithically built यानी कि बनाई जाती है, built with the column without any beam नाउ नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें मिनिमम थिकनेस जो रहता है। अच्छा एक मिनट, थिकनेस की बाद में बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या रहता है दोस्तों, इसमें फ्लैट स्लैब के अंदर हमारे पास क्या होगा, पहले डायग्राम बना लो, लुक एट दिस। तो ये जो स्लैब है, दिस इज द स्लैब, ये कॉलम पे रेस्ट करने से पहले, कॉलम पे देखो मैं यहाँ पे सारी चीज एक ही डायग्राम में बना देता हूँ, है ना। हालांकि ये सारी चीज एक में नहीं होती, बट हम समझने के लिए क्या कर रहे हैं, एक में ही बना दे रहे हैं, सो पहले समझ लेना, बाद में कॉपी करना, क्योंकि जो चीज मैं बताऊंगा वही लिखूंगा। ये स्लैब डायरेक्टली कॉलम पे रेस्ट करती है, ये कॉलम है आपके पास में, दिस इज द कॉलम। अगर ये डायरेक्टली कॉलम पे रेस्ट करती है, देन देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये कॉलम जो है वो स्लैब के अंदर पंच कर जाए, पॉसिबल है। लुक एट दिस, ये स्लैब और ये कॉलम, अगर मैं इसको ऐसे टिकाऊंगा तो क्या होगा, ये पेन जो है इस हथेली के अंदर पंच कर जाएगा, पॉसिबल है, क्योंकि सीधा कॉलम का एरिया और स्लैब के एरिया के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर हो गया। तो फ्लैट स्लैब के अंदर जो है कॉलम जो है वो फ्लैट स्लैब में पंचिंग शियर फेलियर दे सकता है या पंचिंग फेलियर दे सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है इसके अंदर एक अलग से एक पार्ट बनाते हैं, और ये हम बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ड्रॉप पैनल, ये हो जाएगा ड्रॉप पैनल। और इस ड्रॉप पैनल के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो है कॉलम लगा देते हैं, दिस इज द कॉलम। ड्रॉप पैनल क्या हो गया, ड्रॉप पैनल हो गया कुछ ऐसे, लुक एट दिस। मान लीजिए मेरे पास में कहाँ गया, ये रहा। मान लीजिए मेरे पास में ये स्लैब है, फ्लैट स्लैब है। अगर मैं सीधा कॉलम पे रखूंगा, अगर कॉलम पे रखूंगा तो ये कॉलम इसमें पंच कर सकता है। तो मुझे पंचिंग को रोकने के लिए क्या करूंगा, मैं अलग से एक रेक्टेंगल टाइप का एक छोटा सा पार्ट बनाऊंगा, इसको यहाँ पे लगाऊंगा और फिर इसके नीचे कॉलम लगा दूंगा। अब ये यहाँ पे देखो पंच नहीं करेगा, ये अब ये यहाँ पे जो है वो पंच नहीं करेगा, लुक एट दिस। तो ड्रॉ पैनल का मकसद क्या हो गया, ड्रॉ पैनल का मकसद हो गया टू प्रिवेंट द, इसका मकसद क्या हो गया, टू प्रिवेंट द
पंचिंग शियर फेलियर, तो ये क्या करता है, ये जो है ये क्या करता है, ये करता है प्रिवेंट पंचिंग फेलियर, पंचिंग शियर फेलियर। ये पंचिंग शियर फेलियर को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्लियर है? तो ये हम लोग इस तरीके से लगा देते हैं। इसके अलावा अगर मेरे पास मान लीजिए इतना स्पेस नहीं है कि मैं ड्रॉ पैनल लगा सकूं, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि भाई कॉलम का जो हेड है, कॉलम का जो हेड है यानी कि टॉप के ऊपर जो पार्ट है उसको हम लोग एनलार्ज कर देते हैं कुछ ऐसे। इसको बोला जाता है कॉलम कैपिटल। ये हो जाएगा मेरे पास में, क्या हो जाएगा, कैपिटल। कैपिटल और हेड बोल सकते हैं, इसको हेड बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग एनलार्ज कर देते हैं। एनलार्ज करने का लॉजिक क्या हो गया, ताकि ये पंचिंग फेलियर ना दे। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? तो दिस इज द वन। तो ये ध्यान रखना, इट इज द ड्रॉ पैनल विच इज एडेड, मतलब अलग से बनाया गया है ना। और ड्रॉ पैनल जो सॉरी ये जो कैपिटल होता है वो कॉलम का जो ऊपर का हेड है उसको हम लोग एनलार्ज कर देते हैं। मकसद दोनों का एक ही है। डायग्राम बनाओ। दिस इज आल्सो द कॉलम, दिस इज द फ्लैट स्लैब। नोट करिए। इसके बाद में 2 पॉइंट है जो मैं लिख देता हूं, आप इसको लिख लो। चलिए ब्रिज में यूज होता है, बोल सकते हैं, बट बिल्डिंग में भी यूज होता है राजन। डेफिनेशन रिपीट करना। डेफिनेशन में क्या लिखा था, इट इज द स्लैब विच इज मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्टेड विदाउट बीम। संकेत डिजाइन ऑफ के लिए आप 1-2 पेज छोड़ दीजिए ताकि वो लिखने के लिए आपके पास रहे। ठीक है, सो दैट इज द स्लैब पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। देन नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, दैट इज द डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर माने कॉलम को लेके
अब हम बात कर रहे हैं। ड्रॉ पैनल और कैपिटल में से कौन सा प्रेफर करी जाती है? दोनों ही करते हैं और दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइट कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट। क्लियर? चलो जी, सो नाउ दैट इज द न्यू टॉपिक, दैट इज द डिजाइन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर एंड जिसके अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे कॉलम को लेके, राइट। अब कंप्रेशन मेंबर, कोई भी वो मेंबर, एनी मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, ये एक्सियल कंप्रेसिव लोड इस पे लग रहा है, उसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं। ये ट्रांसवर्स लोडिंग नहीं है। अब हमारे पास में बेंडिंग का इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे। हियर वी आर डीलिंग विद द एक्सियल लोड। जब पॉइंट लोड, कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तब उस केस के अंदर मेंबर के अंदर जो स्ट्रेसेस होगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी और वो मेंबर कहलाया जाता है कंप्रेशन मेंबर। पूरी बिल्डिंग के अंदर अगर मैं कंप्रेशन मेंबर की बात करता हूं तो बेसिकली कंप्रेशन मेंबर मेरे पास में कंप्रेशन मेंबर जो होता है वो दो पार्ट में आता है। वन इज द कॉलम, अनदर इज द पेडेस्टल। तो कॉलम और पेडेस्टल क्या होते हैं? तो देखिए, ये मेरे पास में मान लीजिए कोई भी एक बिल्डिंग है। लुक एट दिस इज द बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के अंदर ये मेरे पास जो है वो प्लिंथ लेवल है ये, और प्लिंथ लेवल के नीचे ये पार्ट दे रखा है एंड देन उसके बाद में मैंने जो है वो फुटिंग दे रखी है। ये मैंने फुटिंग दे रखा है कुछ ऐसे, और इसके ऊपर ये बीम लगा हुआ है और बाकी ऊपर बना हुआ है। दिस इज द बीम या स्लैब, कुछ भी बोल दो। दिस इज द बीम और ये हो जाएगा कॉलम, ठीक है। दिस इज द वन, राइट। और ये फुटिंग है इसी, दिस इज द फुटिंग। हम ये जानते हैं कि प्लिंथ लेवल के नीचे का जो पार्ट रहता है, दैट इज द सब स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर का जो पार्ट रहता है दैट इज द सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें दोस्तों, तो भाई मेरे पास में ये जो कॉलम है, लुक एट दिस इज द कॉलम, और इस कॉलम के अंदर अगर मैं डायमेंशन शो करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द बी एंड इट इज द डी। अगर इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा तो क्रॉस सेक्शन कैसा बनेगा? दिस इज द बी एंड दिस इज द डी। यहाँ पे बी और डी दोनों ही लेटरल डायरेक्शन है। बी एंड डी बोथ आर लेटरल डायरेक्शन, बी एंड डी बोथ आर लेटरल डायरेक्शन, बोथ लेटरल डायरेक्शन है, लेटरल डायमेंशन है। दोनों ही लेटरल डायमेंशन है, और इन दोनों में दोनों में जो मिनिमम होगा बी हो जाएगा, दैट इज द मिनिमम लेटरल डायमेंशन। ये हम लोग बी को मिनिमम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेटरल डायमेंशन, ये एक बात है। अगर मेरे पास में, अगर अब देखो प्लिंथ लेवल के ऊपर का जो पार्ट रहता है वो आ जाएगा दैट इज द सुपर स्ट्रक्चर में, एंड उसके नीचे का जो पार्ट रहता है, इसलिए मैंने एरो देखो ध्यान से देखना, प्लिंथ के नीचे शो कर रहा हूं तो सब एंड ऊपर कर रहा हूं तो सुपर। अगर दिस इज द एल इज द लेंथ, ये एल क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा लेंथ ऑफ कॉलम। अगर मेरे पास दोस्तों एल का वैल्यू एल इज लेस देन 3b है, एल का वैल्यू लेस देन 3b माने लीस्ट लेटरल डायमेंशन लेस देन इक्वल टू 3b होता है, तब इसको हम लोग बोलते हैं पेडेस्टल, तब इसको बोला जाता है पेडेस्टल। और पेडेस्टल जो रहता है दैट इज द वन, पेडेस्टल जो रहता है वो कौन सा पार्ट है? ये दिस इज द पार्ट, इसको हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं। और जो कि सब स्ट्रक्चर है, ये कौन सा है? सब स्ट्रक्चर है ये, दिस इज द सब स्ट्रक्चर। अगर एल का वैल्यू ज्यादा आ जाता है, एल का वैल्यू ग्रेटर देन 3b हो जाता है, तब ये हो जाएगा कॉलम, सो दिस इज द कॉलम सेक्शन।
ओके, एंड ये सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाएगा, दिस इज द सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है इसके ऊपर अलग तरीके से रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, इसके नीचे अलग तरीके से दे रहे हैं, ये है एक ही पार्ट, बट लोकेशन के हिसाब से या पोजीशन के हिसाब से हम लोग इसको इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, राइट। चलिए, सो वी विल डील इन दिस चैप्टर अबाउट द कॉलम ओनली, विल नॉट डिस्कस अबाउट द पेडेस्टल, ठीक है, नोट करिए। तो जहां कहीं पे भी बी लिखा जाएगा तो आपको समझ जाना है कि भाई ये जो है वो एक्चुअली लोडेड कंप्रेशन मेंबर है। एयरपोर्ट पे कौन सा स्लैब और कॉलम रहता है? एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। टी मिनिमम अगर 125 mm लिखा है, इसका मतलब ये है कि इससे कम नहीं होगा, कम से कम इतना होगा, ऑब्वियस सी बात है। प्री एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत कम पूछता है, बिल्कुल सही है। आरसीसी में बहुत कम आते हैं, तो ओनली फैक्ट पूछे जाते हैं, तो वही कर रहे हैं। स्टील में भी फैक्ट ही आते हैं लगभग, स्ट्रक्चर में न्यूमेरिकल आते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस से, फ्रेम से बहुत क्वेश्चन पूछता है, लाइक नंबर ऑफ जॉइंट से और टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से। वी विल डिस्कस राजन, मैं एग्जाम में वही आपको क्लास में वही करा रहा हूं जो प्री को प्रायोरिटी दे कि भाई ये तो 100% मेरा सब्जेक्ट बने। अननेसेसरी हम लोग साइंटिस्ट नहीं बन रहे हैं, सो डोंट पैनिक। ये जो भी लिखा जा रहा है ये सारे मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि भी ये भी पूछा हुआ है, पेडेस्टल कौन सा स्ट्रक्चर है, कॉलम कौन सा है, तो इस सब्जेक्ट में यही आ रहा है। आरसीसी में भी, सॉरी स्टील के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी हमारे पास फैक्ट ही है, या फैक्ट से छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत लेंथी प्रॉब्लम नहीं है, तो विल नॉट गो थ्रू दैट। स्ट्रक्चर में जरूर है, तो स्ट्रक्चर में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, दिखती सी बात है, जैसा डिमांड वैसी डिलीवरी। ओनली प्रिंस से काम, अरे तो यार मेंस के क्वेश्चन भी तो करवा रहे हैं प्रिंस, मेंस के भी तो करवा रहे हैं। बीम का आता है, शियर का आता है, तो सारे करवाए थे क्वेश्चन, और क्या चाहिए। कॉलम का आता है तो कॉलम का क्वेश्चन करवाएंगे। चलो, तो ये सबने लिख लिया होगा, दिस इज अबाउट द कॉलम। नाउ अब कॉलम को जब हम एनालिसिस करते हैं तो दोस्तों हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, दैट इज नोन एज द सिलेंडरनेस रेशियो। चाहे वो स्टील स्ट्रक्चर का हो, चाहे आरसीसी का हो, चाहे सोम का हो, तीनों में अगर मुझे कॉलम को अगर एनालिसिस करना है तो मुझे सिलेंडरनेस रेशियो की जरूरत पड़ती है। सिलेंडरनेस रेशियो क्या रहता है, आरसीसी के लिए क्या रहता है वो लिख देता हूं। सिलेंडरनेस रेशियो
दैट इज द लेमडा, और ये रहता है दैट इज इफेक्टिव लेंथ, दिस इज द इफेक्टिव लेंथ LE टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो कि हो जाएगा P। तो यहां से अगर मैं लेमडा की बात करूंगा तो ये हो जाएगा LE बाई P, हियर इट इज। तो दिस इज द स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हम लोग लिख रहे हैं वो आरसीसी में लिख रहे हैं, स्लेंडरनेस रेशियो फॉर, ये हो जाएगा फॉर आरसीसी मेंबर, फॉर आरसीसी मेंबर। अगर मुझे स्टील स्ट्रक्चर के लिए लिखना होगा और अगर जनरल बात करनी होगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो वो जनरल बातों के लिए, बट हियर वी विल डील ओनली आरसीसी मेंबर। तो आरसीसी में हमारे पास जो वैल्यू रहता है दैट इज द इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो कि B होता है। अब यहाँ पे अगर कोई भी मेंबर की लेंथ ज्यादा होती है, किसी मेंबर की लेंथ बहुत ज्यादा है उसकी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन से, तो क्या इफेक्ट होगा? लुक एट दिस, लुक एट दिस। सपोज करिए मेरे पास में एक मेंबर ये है जिसकी लेंथ, ये मान लीजिए ये आपके पास में कोई भी एक केबल है, इसकी लेंथ इतनी है। सेम इसी लेंथ का एक मैं यहाँ पे मार्कर ले लेता हूँ, सेम इसी लेंथ का मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मार्कर ले लिया, लुक एट दिस, ये सेम लेंथ का एक मैंने मार्कर ले लिया, और सेम इसी लेंथ का मान लीजिए एक मैंने पानी का बोतल ले लिया। एक मेरे पास में वायर है, एक मेरे पास में वायर है, लुक एट दिस। दूसरा मान लीजिए मेरे पास में पेन है, मार्कर हो गया, ये मार्कर हो गया, और ये हो जाएगा वायर, और सेम लेंथ का मैंने एक पानी का एक बोतल ले लिया, पानी का एक बोतल ले लिया, लुक एट दिस। तीनों की लेंथ बराबर है, तीनों की लेंथ बराबर है, बट तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है, तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है। माय क्वेश्चन इज दिस कि भाई इन तीनों मेंबर में से, दिस इज द बोतल, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, किस वाले मेंबर की लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, कंप्रेशन लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी इन तीनों में से? टेल मी, वायर की, मार्कर की या बोतल की? एनीवन? वायर की, मार्कर की या फिर बोतल की? टेल मी। तो दिखती सी बात है भाई कि अगर मेरे पास में कंप्रेशन कैपेसिटी अगर मैं देखता हूं तो वायर पे जैसे लोड लगाऊंगा, वायर पे जैसे ही लोड लगाया जाएगा तो क्या होगा, वायर पे जैसे लोड लगाऊंगा, हल्का सा लोड लगाऊंगा तो ये बक्कल कर जा रहा है, बक्कल कर जा रहा है। वहीं अगर मैं सेम लेंथ का अगर मार्कर लेता हूं तो ये ज्यादा लोड लगाता हूं तब भी बक्कल नहीं कर रहा, बट बहुत ज्यादा लगाऊंगा तो ये बक्कल कर सकता है, लेकिन बोतल किसी भी सिचुएशन में बक्कल नहीं करेगी। तो पॉइंट ये आता है कि अगर कोई भी मेंबर का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है उसकी क्रॉस सेक्शन से, तब उसका मतलब वो बन जाता है सिलेंडर सेक्शन, यानी कि सिलेंडर या लॉन्ग सेक्शन, और उस लॉन्ग सेक्शन यानी कि मेंबर के लिए कंप्रेसिव लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या रहेगी, कम रहती है। तो सिलेंडर और लॉन्ग सेक्शन को मैं बोल सकता हूं कि भाई लेमडा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, माने किसी भी मेंबर का अगर लेमडा ज्यादा है तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। रिपीट कर देता हूं, किसी भी मेंबर का लेमडा अगर ज्यादा है तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। तो भाई दिखती सी बात है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अगर ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो फिर ये ज्यादा। तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं वायर एक लॉन्ग सिलेंडर मेंबर है जिसके द्वारा आप लोग कंप्रेसिव लोड ट्रांसफर नहीं कर सकते। बोतल के अंदर अगर मैं देखता हूं तो लेंथ टू क्रॉस सेक्शन रेशियो जो रहता है वो कम रहता है, तो ये लॉन्ग मेंबर नहीं है, यानी कि शॉर्ट मेंबर है। शॉर्ट मेंबर माने लेमडा अगर कम है, लेमडा अगर कम है तो वैल्यू पी की ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा लोड ले पाएगा। तो बेसिकली इन दिस कंप्रेशन मेंबर वी कैन से the lambda is the only parameter which decide the how much the column can take the load.
if lambda is the more, the load carrying capacity of the column is the less. If lambda is the less, the load carrying capacity of the column is the more. It means long column has the less compressive load capacity and the short column will have the more compressive load carrying capacity. It means the lambda is the parameter which will decide the how much the column can take the load. क्लियर हो गया? अब एग्जामिनर ने क्या किया कि यार ये सारी बातें हम पिछले कई सालों से पूछते आ रहे हैं, इसको अलग तरीके से पूछते हैं। तो अलग तरीके से क्या क्वेश्चन किया, ये आ रखा है पेपर में कि अगर फॉर द बेटर डिजाइन ऑफ द मेंबर द लैम्डा शुड बी केप्ट। पहला लिखा एज मिनिमम एज पॉसिबल, दूसरा लिखा एज मिनिमम एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, तीसरा लिखा कांस्टेंट, चौथा लिखा कैन नॉट डिसाइड। तो बेटर डिजाइन का मतलब ये हो गया कि मैं ज्यादा लोड ट्रांसफर करवाना चाहता हूं जो मटेरियल मैंने यूज किया है। तो फॉर दैट द लैम्डा शुड बी, इफ सपोज आई वांट टू ट्रांसफर द मोर लोड, इन दैट केस द लैम्डा शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो बेटर डिजाइन के लिए लैम्डा क्या होना चाहिए, जो है वो कम से कम होना चाहिए। ये एग्जाम में आ रखी है, चीज पूछी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे लॉन्ग कॉलम कम लोड लेगा और शॉर्ट कॉलम जो है वो ज्यादा लोड लेगा। हमने यहाँ पे बोला कि लैम्डा ज्यादा होता है तो लॉन्ग कॉलम होगा, तो ज्यादा किससे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहला हो जाएगा इसमें, अगर लैम्डा का वैल्यू यानी कि ये हो जाएगा दैट इज लैम्डा लेस देन इक्वल टू, यानी कि लैम्डा इक्वल टू एल ई बाई बी, अगर ये लेस देन है 12 से, तो अब ये शॉर्ट कॉलम होगा, और शॉर्ट कॉलम में बकलिंग नहीं आता तो फेल इन क्रशिंग होगा, तो आरसीसी कॉलम क्रशिंग में फेल होता है। दूसरा हो जाएगा अगर लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, तो ये आपके पास में लॉन्ग और सिलेंडर कॉलम हो जाएगा, और ये जो फेल देता है, फेल इन बकलिंग और इलास्टिक फेलियर, फेल इन बकलिंग और इलास्टिक फेलियर, ये फेल और ये इलास्टिक फेलियर भी देता है, बकलिंग और इलास्टिक फेलियर भी देता है, यानी कि बकलिंग में भी फेल होगा और इलास्टिक में फेल मानते हैं इसको। शॉर्ट कॉलम चूंकि क्रशिंग में फेल हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा इट यूज मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, चूंकि ये क्रशिंग में फेल हो रहा है। क्रश कब होगा, जब मेंबर की जितनी कैपेसिटी थी उतना लोड लिया और फिर ये फेल हो गया। बकलिंग के अंदर ये बहुत कम प्रॉपर्टी को यूज करता है, क्योंकि बहुत कम लोड पे ये बकल कर जाएगा, तो इट यूज लेस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, अब एग्जामिनर तो आपको पता है बड़े स्मार्ट होते हैं एग्जामिनर बड़े स्मार्ट होते हैं, है ना। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, ये सारी बातें लिख ली गई और पता भी है, बहुत बार ये वैल्यू पूछ लिया गया 12 से कम या ज्यादा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, इसी चीज को थोड़ा घुमा के बात कर ली। क्वेश्चन ये पूछा कि शॉर्ट कॉलम के लिए लैम्डा की रेंज कितनी है, क्वेश्चन क्या पूछा, शॉर्ट कॉलम के लिए लैम्डा की रेंज कितनी है, टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ द लैम्डा फॉर द शॉर्ट कॉलम। तो हम ये जानते हैं कॉलम के लिए अगर हम देखें तो कॉलम के लिए L बाई बी रेशियो अगर लेस देन 3 है तो ये पेडेस्टल होगा, और अगर ये ज्यादा है तो कॉलम होगा। मतलब L बाई बी रेशियो को ही हम लोग जो है लैम्डा बोलते हैं।
तो लेमडा का वैल्यू 3 से 12 तक अगर है देन इट इज ट्रीट एज द शॉर्ट कॉलम। लेमडा का वैल्यू अगर 3 से 12 mm तक है तो ये हो जाएगा दिस वन। तो इसके लिए जो लेमडा रहता है, लेमडा शॉर्ट कॉलम के लिए 3 से 12 तक अगर रहता है तो ये शॉर्ट कॉलम में माना जाएगा। लॉन्ग कॉलम के लिए हम लोग बोलते हैं कि 12 से ज्यादा, तो ज्यादा कितना 100, 200, 400, 500, 1000 कुछ भी कर सकते हैं क्या? आंसर होगा नहीं। लॉन्ग कॉलम के लिए जो लेमडा का जो रेंज होगा वो लेमडा का रेंज होगा दैट इज लेमडा का रेंज होगा 12 से 60। क्लियर हो गया? तो लॉन्ग कॉलम के लिए लेमडा जो है वो 60 से ज्यादा नहीं होगा। 60 से ज्यादा होने का मतलब है कि अब ये मेंबर कॉलम तो नहीं है, अब ये वायर या केबल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है ना? तो इसका मतलब हो जाएगा मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो जो रहता है वो हमारे पास दैट इज 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं लेमडा मैक्स शुड नॉट मोर देन 60। तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट करो नोट करिए। सो यहां से आपको लिखना है, फटाफट लिखो। For better design of compression member, चलिए सो दिस इज द वन। और यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पे नोट करके लिखिए फॉर बेटर डिजाइन ऑफ मेंबर, फॉर बेटर डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, नोट करके पॉइंट लिखिए फॉर बेटर डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर keep the lambda माने slenderness ratio for better design of compression member, keep the slenderness ratio as minimum as possible, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेमडा को हमने लिखा था दैट इज द एल इफेक्टिव बाय पी। तो अब हम बात कर लेते हैं दैट इज द इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान क्या होता है उसको लेके। सो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए दैट इज द इफेक्टिव लेंथ। ये हो जाएगा दैट इज इफेक्टिव लेंथ। कॉलम की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा दैट इज इफेक्टिव लेंथ that is the LE, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है और क्या इसका मतलब है वो हम देख लेते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ जो दिया जाता है इट इज द लेंथ ऑफ बकल्ड कॉलम, जितना पोर्शन कॉलम के अंदर, जैसे मान लो मैंने फिक्स सपोर्ट दिया तो
तो इसमें जो बकलिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है। तो जितना पोर्शन बकलिंग में आ रहा है वही उसका एल इफेक्टिव होगा पूरी लेंथ में से, ठीक है। तो इट इज द लेंथ ऑफ द बकल्ड कॉलम, या ये बोल सकते हैं इसको, या फिर ये लिख सकते हैं, या इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, या इट इज द लेंथ बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर POC, और POC को हम लोग जानते हैं वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस द साइन, वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस द साइन, जहां पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस वन। क्लियर? अरे यार, अब जो एल इफेक्टिव दिया जाता है दैट इज द K इंटू एल, एंड एल इज नोन एज द अनसपोर्टेड लेंथ, एल इज नोन एज द अनसपोर्टेड लेंथ। अनसपोर्टेड लेंथ क्या होती है? तो इसको मैं अनसपोर्टेड लेंथ या क्लियर लेंथ भी बोल सकता हूं, इसको मैं क्लियर लेंथ भी बोल सकता हूं। ये क्या होती है? तो जिस रूम में भी आप बैठे हैं उस रूम में आपको कॉलम की जो डायमेंशन दिख रही है वही अनसपोर्टेड लेंथ है और क्लियर लेंथ है, ठीक है ना। क्या है, मैं इसको पहले हटा देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। मान लीजिए ये आपके पास में स्लेब है, दिस इज द स्लेब या बीम दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और ये आपके जो है फ्लोर है, दिस इज द फ्लोर, ये हो जाएगा फ्लोर। तो कॉलम का जो लेंथ आपको क्लियरली विजिबल है दैट इज द अनसपोर्टेड और क्लियर लेंथ। अब दोनों का मीनिंग बता देता हूं। एक्चुअल में ये क्लियर लेंथ है, अनसपोर्टेड होगा नहीं होगा बाद में बात करेंगे। एक्चुअल में ये क्लियर लेंथ है, क्लियर माने जो साफ साफ दिख रहा है। अब सुनना ध्यान से, अगर ये कॉलम दीवार से सटा हुआ है, दीवार के साथ बना हुआ है, तो इसकी अनसपोर्टेड लेंथ 0 होगी। कारण क्योंकि पूरी लेंथ के अलोंग ये क्या है, सपोर्ट दिया हुआ है, तो अनसपोर्टेड लेंथ 0 होगी। लेकिन अगर यही कॉलम बीच में कहीं लगा है, जो किधर से भी किसी भी पार्ट से सटा हुआ नहीं, मतलब सपोर्टेड में नहीं है, ओनली ऊपर और नीचे जुड़ा हुआ है, तो उस केस में क्लियर लेंथ इज इक्वल टू अनसपोर्टेड लेंथ। लेकिन अगर ये दीवार से सट गया तो क्लियर लेंथ जो है वो सपोर्टेड लेंथ के बराबर होगी, अनसपोर्टेड के नहीं, ठीक है ना। तो दैट इज द वन। अब अनसपोर्टेड लेंथ जो रहता है उसके लिए कोड ये कहता है कि अनसपोर्टेड लेंथ जो रहता है, अनसपोर्टेड लेंथ जो दिया जाता है दैट इज एल जो दिया जाता है वो होता है 100b² d। ये जो वैल्यू रहता है दैट वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 100b² d एज पर IS कोड। तो B and D आर द डायमेंशन ऑफ द मेंबर कॉलम सेक्शन, तो दैट इज द वन। तो ये आपको ध्यान रखना, दिस इज द अनसपोर्टेड और क्लियर लेंथ। नोट करिए। K क्या होता है वो भी हम देखेंगे, पहले इसको लिखो।
sorry, for better design of compression member, the lambda should be as minimum as possible. For better ये तो L को लेके बात हो गई। अब बचा K का वैल्यू। K होता है कांस्टेंट फॉर एंड रेस्टेंट कंडीशन। K हो जाएगा दैट इज कांस्टेंट फॉर एंड रेस्टेंट कंडीशन। कांस्टेंट फॉर एंड रेस्टेंट कंडीशन। कांस्टेंट फॉर एंड रेस्टेंट कंडीशन। एंड रेस्टेंट कंडीशन क्या होती है? अगर मैं इसको थोड़ा सा बात करूं तो एंड रेस्टेंट कंडीशन होती है मेरे पास दैट इज एंड रेस्टेंट कंडीशन जो होती है वो क्या हो जाएगी? एंड रेस्टेंट कंडीशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव द 3 कंडीशन, यानी कि टाइप ऑफ सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। टाइप ऑफ सपोर्ट हो जाएगा, पहला होगा दैट इज द फिक्स सपोर्ट। पहला हो जाएगा फिक्स वन। तो मैं इसमें अगर देखूंगा तो क्या हो जाएगा? फिक्स सपोर्ट जो रहता है पोजीशन और ट्रांसलेशन, पोजीशन और ट्रांसलेशन, और इसको मैं बोल सकता हूं रोटेशन और डायरेक्शन, रोटेशन और डायरेक्शन। तो अगर मैं फिक्स सपोर्ट की बात करता हूं, दिस इज द फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट ना तो पोजीशन में इधर उधर जाने को अलाउ करता है, ना ऊपर नीचे जाने को अलाउ करता है, और ना ही ये रोटेशन अलाउ करता है। लुक एट दिस, दिस इज द वन। ना तो ये इधर रोटेट करना अलाउ करेगा और ना ही ये पोजीशन में डिस्प्लेस करेगा। तो दोनों ही में ये क्या रहता है? रेस्ट्रेंट रहता है। दोनों ही में क्या रहता है? ये रेस्ट्रेंट रहता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा पहला हो जाएगा फिक्स। दूसरा हो जाएगा हिंज या पिन। दूसरा हो जाएगा हिंज। हिंज का मतलब है कि भाई ये रोटेशन में अलाउ कर रहा है। रोटेशन अलाउ करने का मतलब लुक एट दिस, दिस इज द वन। ये पोजीशन में फिक्स है लेकिन ये रोटेशन अलाउ करता है। तो ये हो जाएगा पोजीशन में रेस्ट्रेंट रहेगा, बट रोटेशन में क्या रहता है? ये अलाउ रहेगा। ठीक है। तीसरा हो जाएगा दोस्तों मेरे पास दैट इज द रोलर। तीसरा हो जाएगा दैट इज द रोलर। रोलर में क्या कहानी होगी? रोलर में हो जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस। ये अपना एंगल चेंज नहीं करता है लेकिन ये जगह में डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये पोजीशन में क्या रहेगा? ये फ्री रहता, अलाउ या फ्री रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा फ्री, और ये रोटेशन में क्या रहेगा? रेस्ट्रेंट रहता है। तो जिसके लिए जो भी कंडीशन बोली गई है उसी के हिसाब से आप सपोर्ट बनाएंगे, और सपोर्ट बना के आप क्या करेंगे? इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू लिखेंगे। अब इन्हीं तीनों सपोर्ट को लेके हमने जो है वो अलग अलग कॉलम के लिए इफेक्टिव लेंथ लिखी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसमें देखता हूं तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसे, मैं इसको ऐसे बना देता हूं सिंपल। ये हो जाएगा फिक्स वन। दोनों एंड के ऊपर हमने वैल्यू जो लिख रखा है वो क्या हो जाएगा? दैट इज द फिक्स। इसमें वैल्यू जो रहता है वो दो तरह की होगी। एक हो जाएगा रिकमेंडेड, नहीं, पहला हो जाएगा थ्योरेटिकल वैल्यू, और दूसरा हो जाएगा रिकमेंडेड वैल्यू। ये जो टेबल में लिख रहा हूं वो स्टील और आरसीसी दोनों के लिए कॉमन है, और थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो सोम से दी गई है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से दी गई है। तो अकॉर्डिंगली आप जो है यहां से वैल्यू देख लेंगे। दोनों एंड अगर फिक्स दे रखा है तो उसमें क्या हो जाएगा? दोनों एंड अगर फिक्स दे रखा है तो वैल्यू इज दोनों एंड अगर फिक्स दे रखा तो वैल्यू हो जाएगा 0.50L एंड दिस इज 0.65L। एक अगर फिक्स है और दूसरा अगर हिंज है, एक अगर फिक्स है दूसरा अगर हिंज है, सो दैट वैल्यू इज 0.707L, और ये हो जाएगा 0.80L।
दोनों ही अगर हिंज है तब उस केस में वैल्यू हो जाएगा दैट इज हियर इट इज 1.0L 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 दोनों अगर फिक्स में अगर आ जाते हैं, एक फिक्स एक रोलर है तो दैट वैल्यू विल बी, एक फिक्स एक रोलर है दैट वैल्यू विल बी, एक रोलर है दैट वैल्यू विल बी 1.0L theoretical value and this is the 1.2L recommended value। एक फिक्स एक रोलर है, एक फिक्स एक रोलर है तब उस केस में हम लोग ये बोलेंगे सोम कुछ नहीं कहता, इसके लिए हो जाएगा दैट इज द 1.5L। और एक हिंज और एक रोलर है तो ये जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज 2.0L, दिस इज द 2.0L। एंड एक फिक्स एक अगर फ्री है तो दिस इज द 2.0L, दिस इज द 2.0L, हियर इट इज। सो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल एंड अक्सर ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सो दिस इज द L इफेक्टिव, ये हो जाएगा L इफेक्टिव का वैल्यू जो होगा L इफेक्टिव इज इक्वल टू K इंटू L, और K इंटू L का वैल्यू ये है। क्लियर? चलो तो पहले ये लिखो, कहां से लिखना था, हाँ यहां से। रेस्ट्रेंट का मतलब है अलाउ नहीं कर रहा, रेस्ट्रेंट का मतलब क्या, अलाउ नहीं कर रहा, रोक के रखा हुआ है। आपको किसी चीज के लिए मना कर दिया जाता है तो स्ट्रक्चर की लैंग्वेज का मतलब है, लैंग्वेज में उसका मतलब होता है कि रेस्ट्रेंट कर दिया गया, प्रिवेंट कर दिया गया। नोट करो, लेटरल वाला B था, बिल्कुल B है, B और D आर द डायमेंशन। इसे रिमेंबर कैसे करें, ट्रिक, बिल्कुल ट्रिक है, अभी बताते हैं अंकित। पहले ये लिखो, जैसे टेबल पे आएंगे मैं ट्रिक बता दूंगा क्या करना है। कंडीशन को अनरेस्ट्रेंड और रेस्ट्रेन बोल के एक्सप्लेन कीजिए सर, बिकॉज एग्जाम में बहुत आया है, बिल्कुल आया है, इसी में कंफ्यूजन होता है ऋषिकेश। तो आज आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जस्ट नोट इट डाउन, जस्ट नोट इट डाउन, ये टेबल बना लो क्विक। सोम वाला याद है बट आरसीसी वाला भूल जाते हैं। क्या बात करते हो यार, हैं? ऋषिकेश 1 + 1 2 आता है, लेकिन 2 + 3 क्या होता है वो नहीं पता है। हाँ बेटा,
सर 4 और 5 डायग्राम सेम है। सेम है कहा गया 1 2 3 4, 4 और 5वां सेम है। सेम कहाँ है भाई, सेम कहाँ है? तो ये जो रोलर है ये कंप्लीटली फ्री है, इधर उधर जा सकता है, कंप्लीटली फ्री इधर उधर जा सकता है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग पार्शियली रेस्ट्रेन कर देते हैं, है ना। पार्शियली रेस्ट्रेन अगेंस्ट पोजीशन। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पार्शियली रेस्ट्रेन कर लेते हैं। रेस्ट्रेन का मतलब रोक लेते हैं पोजीशन के अंदर इधर उधर मूव करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले तो एक डाउट है कि सर इसको एक क्वेश्चन आया कि सर हम लोग भूल जाते हैं रेस्ट्रेन कौन सा अनरेस्ट्रेन कौन सा है, ठीक है। तो इसको याद रखने का या ध्यान रखने का सीधा फंडा है। देसी लैंग्वेज में अगर हम देखें, रेस्ट्रेंट माने, रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि भाई प्रिवेंटेड है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रिवेंटेड है, फ्री नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट फ्री, ऐसे समझो। रेस्ट्रेंट का मतलब ये हो गया, कोई भी चीज को रजिस्ट कर लेना, रेस्ट्रेंट मान लीजिए। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट का मतलब अपनी जगह रिजिड है, फिक्स है, बना हुआ, ना तो एक्स में जा रहा है, फ्री नहीं है, तो रेस्ट्रेंट हो गया, ना वाई में जा रहा है, रेस्ट्रेंट नहीं है, ना ही ये रोटेशन करने दे रहा है, तो भी इसमें रेस्ट्रेंट है। तो तीनों के अंदर, एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों में रोक रहा है, तो तीनों में किसी में भी फ्री नहीं है, तो तीनों डायरेक्शन में क्या हो गया, रेजिस्टेंस होगा, तो उसको हम लोग रेस्ट्रेंट कंडीशन बोल देते हैं। जो चीज फ्री है कि भाई आप जैसे मान लो हिंज की बात करते हैं, तो हिंज में हम बोलते हैं कि भाई एक्स में नहीं जा सकता, वाई में नहीं जा सकता, यानी कि दोनों डायरेक्शन में रेस्ट्रेंट हो गया, लेकिन ये रोटेशन कर सकता है, फ्री है। तो जब फ्री है तो वहां पे रोक नहीं रहे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे फिक्स में अगर देखूंगा तो ये रेस्ट्रेंट यानी कि रेजिस्टेंस में आ रहा है, अलाउ नहीं कर रहा। हिंज वाला पोजीशन में अलाउ नहीं कर रहा कि भाई आप इधर उधर नहीं जा सकते, ना एक्स में जा सकते ना वाई में जा सकते हैं, हाँ रोटेशन कर सकते हैं, वो फ्री है। तो फ्री को मैं बोल सकता हूं अनरेस्ट्रेंट। अन का मतलब इसका अपोजिट हो गया। रोलर में क्या होता है, रोलर में कुछ ऐसे होता है, तो ये पोजीशन में फ्री है यानी कि अनरेस्ट्रेंड है, लेकिन ये कहता है कि यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा, तो रोटेशन नहीं होगा तो रोटेशन में क्या हो गया, रेस्ट्रेंड हो गया। तो जिसका ये डाउट था कि सर रेस्ट्रेंड और अनरेस्ट्रेंड में कंफ्यूजन होता है, तो रेस्ट्रेंड माने रेजिस्टेंस, अनरेस्ट्रेंड का मतलब फ्री है। हिंज वाला रोटेशन में फ्री करता है, रोलर वाला जगह में फ्री करता है, फिक्स वाला किसी में भी फ्री नहीं करता। अब एक स्टूडेंट को डाउट है कि सर ये वैल्यू हम लोग भूल जाते हैं, कैसे क्या रहता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे जैसे हिंज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इफेक्टिव लेंथ बढ़ती जा रही है। मैं पहले इसकी बता देता हूं रिकमेंडेड वैल्यू की। तो दोनों एंड फिक्स, द वैल्यू इज 0.65, एक हिंज 0.8 L, वन हिंज, वापस बोल रहा हूं, दोनों फिक्स 0.65, वन इंच 0.8 L, दोनों हिंज 1 L, एक फिक्स एक रोलर 1.2, बाकी केस के लिए 2। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। दोनों फिक्स 0.65, एक हिंज 0.8, दोनों हिंज 1, एक फिक्स एक रोलर 1.2, बाकी केस के लिए 2। याद हो गया? दोनों फिक्स 0.65, एक हिंज 0.8, दोनों हिंज 1, एक फिक्स एक रोलर 1.2, बाकी केस के लिए 2। ये एक स्पेशल केस है जो ओनली आरसीसी के लिए लग रहा है, बाकी सारा वैल्यू सेम है। अब पॉइंट ये आता है कि सर हम सोम का और ये दोनों वैल्यू मिक्स कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो भाई अगर आपको सोम का वैल्यू याद है, एक दोनों फिक्स 0.5, एक हिंज 0.707, दोनों हिंज 1, एक फिक्स एक रोलर 1.2, बाकी केस के लिए 2, सॉरी एक फिक्स एक रोलर 1, बाकी केस के लिए 2। तो जो वैल्यू इसके लिए लिखी गई है सोम के लिए, सेम के लिए वैल्यू क्या होगी, ज्यादा रहती है ये सॉरी सेम के लिए वैल्यू ज्यादा। देखो दोनों फिक्स के लिए सोम 0.5 तो ये 0.65, 0.707 तो ये 0.8, ये 1, दोनों इसके अंदर 1 रहता है,
इसमें 1.2, बाकी सब में सेम है, देख लो। रिकमेंडेड वैल्यू जो है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा रहती है, थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो आप वैल्यू को कोरिलेट मतलब एक दूसरे से कंपैरिजन करके ध्यान रख सकते हैं कि सेम कंडीशन के लिए अगर सोम का वैल्यू 0.5 दे रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा जो होगा वो रिकमेंडेड वैल्यू का होगा। थोड़ा बहुत आइडिया रख लीजिए तो ये आपको बेटर आंसर दे देगा। अब किसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये दोनों ही ऑप्शन में है और क्लियरली मेंशन नहीं है कि कॉलम जो है वो आरसीसी का है या स्टील का है ना, तब दोनों ही सही मानी जाएगी। क्योंकि ये सोम के अंदर हम लोग कॉलम कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे स्टील का हो चाहे आरसीसी का हो या कोई सा भी हो। तो अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों सही माने जाएंगे। कोशिश ये करिएगा कि आप थ्योरेटिकल वैल्यू को टिक कर दें, क्योंकि ये यूनिवर्सल वैल्यू में मानी जाती हैं। मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू इज आइडियल फॉर ऑल काइंड ऑफ द कॉलम, डजंट मैटर वेदर इट इज द स्टील कॉलम, आरसीसी कॉलम, वुड कॉलम, स्टोन कॉलम और एनी काइंड ऑफ द कॉलम। सो थ्योरेटिकल वैल्यू को टिक कर दीजिए, दैट विल बी मोर बेटर। बट ये गलत होगा ये जरूरी नहीं है, ये नहीं है। दोनों ऑप्शन नहीं, पहली बात तो नहीं रहेंगे। अगर हो गए तो फिर थ्योरेटिकल वैल्यू को टिक कर दीजिए। कारण मैं बता चुका हूं, क्योंकि दैट इज वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ द कॉलम, तो ये ध्यान रखना है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो इसके लिए क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा